हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, फिर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। एक ये टॉपिक जो होगा ये होगा विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा टॉपिक रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। आप एन रखो, टू रखो, उससे मैटर नहीं करता, सबका प्रोसेस एक सा ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूँ बोला जाए तो हम चार्ज सिस्टम के लिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, एक बार उनके एब्सेंस में। किसके एब्सेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। और इस पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में दो न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, 2.4 और 2.5, उनको भी देखेंगे। तो दो छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास। पहला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। यहाँ पर हम लिख देंगे मेंशन करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल करोगे आप तब, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। तो हमें करना क्या है कि हम एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लीजिए आप, एक्स और वाई। आप सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, हम सिस्टम के लिए नहीं करते, हम तीन चार्ज लेके करते हैं। तीन करेंगे वैसे चार का, वैसे एन चार्जेस के लिए हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं और जो कि कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी पे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A सपोज करो B और फिर कहीं पॉइंट ले लो C। हमने तीन पॉइंट कंसीडर कर लिए और हमें करना क्या है, Q1 को उठा के A पर रखना है, Q2 को उठा के B पर रखना है, Q3 को उठा के C पे रखना है। मतलब वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, सिमिलरली फॉर Q2 एट पॉइंट B एंड फॉर Q3 एट पॉइंट C। तीनों वर्क डन निकाल के हमें ऐड कर देना और यही इसका क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, फिर इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। तो अगर मैं लिखूं वर्क डन in taking Q1 from infinity to point कहाँ? A। क्लियर? अब आप मुझे बताओ हमारी डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट, आगे क्या लिखते थे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। तो जब आप Q1 को यहाँ उठा के ला रहे हो तो यहाँ पर कोई भी सोर्स चार्ज है, मतलब कोई भी ऐसा चार्ज है या कोई भी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो जब पहले वाले चार्ज को आप Q1 को उठा के ए पे लाओगे तो आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क नहीं करना पड़ा। दैट्स वाई W1 इसको मान लेते हैं। W1 कितना होगा? जीरो होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। क्यों आया? आपने पढ़ा है ये, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब यहाँ Q कौन सा? जिसको हम वहां से उठा के लाते हैं, और पोटेंशियल किसका? जो वहां पे पहले से चार्ज होता है, पहले से जो चार्ज वहां प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। कौन सा चार्ज? जिसे हम इन्फिनिटी से ला रहे होते हैं या किसी पॉइंट से ला रहे होते हैं। और पोटेंशियल कौन सा लेते हैं? पोटेंशियल जो वहां चार्ज पहले से मौजूद है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहले से मौजूद है उसका पोटेंशियल लेते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो? Q1, और यहाँ पर कोई पोटेंशियल है पहले से? नहीं है। इट मींस जीरो। तो वर्क डन विल बी जीरो। W1 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब Q1 आके बैठ गया कहाँ? A पॉइंट पर। क्लियर? अब आप मुझे बताइए W2। नाउ वर्क डन in taking Q2
फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट कहां, बोलो बी पॉइंट, ठीक है। तो जब आप बी पर इसको ला रहे होगे Q2 को, तो अब क्या होगा, अब वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब A पर Q1 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो Q1 का कोई ना कोई यहां पर B पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, W2 चार्ज इनटू पोटेंशियल, किस चार्ज को लेके आ रहे हो, जिसको लेके आते हो दैट इज Q2, और पोटेंशियल किसका, जो चार्ज वहां पहले से मौजूद है। तो पोटेंशियल ऑफ A एट B, पोटेंशियल या फिर यही लिखते हैं पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, पढ़ेंगे कैसे, पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। तो अब यहाँ A से B तक की डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, चलिए RAB, केवल बताने के लिए। तो W2 इज इक्वल टू Q2, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। अब B पर पोटेंशियल किसने प्रोड्यूस किया, जो यहाँ चार्ज पहले से था, तो कौन सा चार्ज था पहले से, Q1, तो Q1 बाई डिस्टेंस RAB, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ पा रहे हैं इस चीज को, जिस चार्ज को लेके आते हैं वो चार्ज यहाँ लिखा जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका होता है, जो चार्ज वहां पर पहले से प्रेजेंट है। तो कौन सा चार्ज पहले प्रेजेंट है यहाँ पर, Q1, तो Q1 का इफेक्ट हमने कहा देखा, B पर, ठीक है। तो अब Q2 आके कहां बैठ गया, B पर, ठीक है। अब तीसरा असाइनमेंट क्या है, Q3 को लाना है C पर, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, वर्क डन इन टेकिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, डन। अब आप मुझे बताओ W3 किस चार्ज को लेके आ रहे हो, Q3 को। अब पोटेंशियल C पर किसका किसका होगा, देखो Q1 भी है, Q1 भी इफेक्ट डालेगा C पे, और Q2 B पर जो प्रेजेंट है उसका भी इफेक्ट C पर होगा। मतलब अब दो चार्ज का इफेक्ट यहां पर होगा, मतलब दो चार्ज का पोटेंशियल C पर होगा। डायरेक्शन नहीं देखनी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, केवल पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए, A का इफेक्ट जब निकालेंगे यहाँ C पर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, RAC, और B का जब निकालेंगे तो कितनी होगी, RBC, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हम एडिटिविटी से जोड़ सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, देखो किसका पोटेंशियल, जो चार्ज वहां पहले से मौजूद थे, तो कौन से मौजूद थे, Q1 और Q2। तो Q1 का इफेक्ट पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। अब दो पोटेंशियल, दो पोटेंशियल हो गए, एक B का इफेक्ट और एक A का इफेक्ट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू VCA 1/4πε0। C पर कौन सा चार्ज, सॉरी वो C पर इफेक्ट A का देखना है, तो A पर कौन सा चार्ज, Q1/RAC, प्लस अब B का इफेक्ट देखेंगे तो 1/4πε0 Q2/RBC, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 RAC 1/4πε0 Q2 Q3 RBC, डन। कितनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप मुझे बताओ देखकर, W1 W2 W3, तो टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए, टोटल वर्क डन will be W is equal to W1 plus W2 plus W3। आप देख के बता सकते हो इस चीज को, देखो ध्यान से, W1 0, इसको अगर मैं लिखूं तो अगर कॉमन लेके लिखा जाए तो कॉमन लेके कितना लिखा जाएगा, सबको ऐड कर दो प्रॉपरली, आप देख सकते हैं 1/4πε0। इसका क्या बचेगा, Q1 Q2 by RAB, फिर Q1 Q3 by RAC प्लस Q2 Q3 by RBC, Q2 Q3 by RBC, ठीक है। दैट इज द टोटल वर्क डन विच विल बी स्टोर्ड एज इट्स, किसके फॉर्म में बोलो,
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप एक चीज यहां देख सकते हो, W इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 का पेयर है, Q1 Q3 का है, Q2 Q3 का है। ठीक है, कोई भी चीज आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, आंसर पे मैटर नहीं करेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी केस में आप किसी भी चार्ज को अगर पहले ए पर मान लो मैं Q2 को लाता, Q3 को लाता, किसी को भी ले आओ, जरूरी नहीं कि आप Q1 को ही लेके आओ, किसी भी ऑर्डर में आप चार्जेस को लाके प्लेस कर सकते हो। वो पोटेंशियल एनर्जी उसके स्टेट पे, उसके सिस्टम कैसे अचीव किया गया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को कि चाहे आप Q1 को पहले ले आओ, Q2 को पहले ले आओ, हाउ द सिस्टम इज अचीव्ड इट डजंट मैटर। बस वो किस पे मैटर करता है कि क्या रिजल्ट निकल के आया आपका और कैसे आप लेके आए, किसको पहले लाए किसको बाद में लाए उससे मैटर नहीं है, क्योंकि आप कैसे भी करोगे आप करके देख लेना रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में आप अगर Q4 होता तो क्या करते आप, Q4 लेके आते तब 3 का पोटेंशियल निकालते, Q5 होता तब वहां 4 चार्ज पहले से होते उनका इफेक्ट निकालते हो। ऐसे ही करके आप n का कर सकते हो, जरूरत नहीं है करने की, 3 तक ही कर सकते हैं। इस बार आप लिख दोगे सिमिलरली फॉर n चार्जेस, सिमिलरली फॉर n चार्जेस। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि शायद एग्जाम्पल 2.4 है और उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 4 चार्जेज हैं और वो उनको कहाँ असेंबल करना है। वहां लिखा है 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं। क्वेश्चन है 4 चार्जेज are arranged at the corner of square ABCD having side D। Determine या calculate the work done required, work done या work required या work done required to put together these charges। ठीक है, मतलब ये कि इसका एक पार्ट है, ये बी पार्ट इसका बाद में हम लोग लिखेंगे तब करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि पहला पार्ट ये है कि आपके पास 4 चार्जेस हैं। कौन से वो 4 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है, तीसरा माइनस क्यू है, अगला वाला माइनस क्यू है। इस तरीके से आपके पास 4 चार्जेस हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ये स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, इनको एक साथ रखने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि हाउ मच वर्क इज डन इन टेकिंग द चार्जेस पुट टुगेदर, इन टेकिंग असेंबलिंग द चार्जेस पुट टुगेदर, या व्हाट शुड बी द वर्क डन इन टेकिंग ऑल द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड D। व्हाट वर्क शुड बी डन इन टेकिंग ऑल दीज चार्जेस एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन और पुट टुगेदर, एक साथ रखने में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये मत सोचिए कि 4 चार्ज पहले से उस पे स्क्वायर के ऊपर रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, वो सारे चार्ज आप कहाँ लेट कर लो, इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे जो 4 चार्ज दिए गए हैं, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, वहां से उठा लिया मैंने। 4 चार्जेस हैं जिसमें 2 पॉजिटिव के हैं और 2 नेगेटिव के हैं। सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, केवल पोलरिटी डिफरेंट है। इनको हमें क्या करना है, एक स्क्वायर है और इसकी रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स पे ABCD मान लेते हैं। A से लेके B तक का डिस्टेंस D है
हमें इन चारों चार्जेस को एक एक करके इनके कॉर्नर पे लाके रखना है, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। तो टोटल वर्क डन निकालना है और सबको ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा डिटरमाइन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दीज चार्जेस वही होगा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही उसका वर्क डन होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वर्क डन इन टेकिंग, बिल्कुल पिछला जो डेरिवेशन था वैसा ही है। टेकिंग मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज को पहले ले आते हैं, इसको ले आते हैं। हमने पहले भी आपको बताया, आप किसी को भी पहले लाइए बाद में लाइए, वो उसके सिस्टम को अचीव करने के तरीके पे डिपेंड नहीं करता है। आप देख लेना घर पे, मैं इस तरीके से करूँगा, मैं माइनस क्यू को ए पे ला रहा हूँ, आप प्लस क्यू को लेके आना, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा। आप ट्राई कर सकते हो घर पे। वर्क डन इन टेकिंग माइनस क्यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला दिया तो पहले ए पर ही लाएंगे फिर बी पर लाएंगे, किसी को भी कहीं भी ला सकते हो, बस रिपीट मत करना। 4 है तो चारों आ जाने चाहिए। प्लस क्यू 2 बार है, 2 बार प्लस क्यू आ जाए, 2 बार माइनस क्यू आ जाए। ठीक है, कैसे भी लाओ कहीं भी लाओ, कोई मैटर नहीं करता। वर्क डन इन टेकिंग माइनस क्यू एट ए, बोलो पहले वाले चार्ज को, मान लो इस चार्ज को माइनस क्यू को मैं यहाँ लाया, तो यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, इसका मतलब पहले वाले चार्ज को लाने में हमें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा। तो लेट इट बी W1, और W1 मेरा कितना होगा, 0 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर B पर प्लस लाते हैं, आप कुछ और ले आना। नाउ वर्क डन इन टेकिंग प्लस क्यू एट पॉइंट बी, या बी लिख देते सिंपली। तो प्लस क्यू जब यहां आके बैठेगा बी पर, तो अब बताइए प्लस क्यू को लाने में वर्क होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर माइनस क्यू पहले से आ चुका है। अब जब इसको ला रहे होंगे तो इस माइनस क्यू का इस पर एक इफेक्ट होगा। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, लेकिन वो उस पर इन्फ्लुएंस डालना होगा, तो एक हमें वर्क करना होगा। ठीक है, तो जब हमें वर्क करना होगा तो कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अभी समझाया था आपको, किस चार्ज को ला रहे हो आप, प्लस क्यू को, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, जो वहां पर पहले से है। कौन है वहां पहले से, तो ए पर रखा हुआ चार्ज, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, बोलो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू 1/4πε0। यहां चार्ज कैसा है, माइनस का है, ठीक है, और इंटू अपॉन, सॉरी डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ गया, -q² 4πε0 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, चलिए अब हम माइनस क्यू को उठा के लाते हैं, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं W3 में किसको ला रहे हैं, माइनस क्यू को ला रहे हैं। तो माइनस क्यू जब आ रहा है तो माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, कहां पे ला रहे हो, सी पर ला रहे हो माइनस क्यू को। तो अब बताओ, इसको चार्ज को लेके आ रहे हो माइनस क्यू, अब बताओ सी पर पोटेंशियल किसका किसका होगा, पहले से वहां मौजूद चार्ज ए भी है और बी भी है, तो ए और बी दोनों इन्फ्लुएंस डालेंगे यहाँ पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी, डन। तो अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, देख के बताना है आपको, समझ के। माइनस क्यू, यहां बताओ सी पर ए का इफेक्ट आपको बताया गया, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं तो डायगोनली वर्क करेगा ये, मतलब ऐसे मत कर देना d + d 2d कर देना, ये डिस्टेंस ली जाएगी। तो ये डिस्टेंस जब होगी तो बोलो कितना होगा, 1/4πε0। सी पर ए का इफेक्ट, ए पर चार्ज कैसा है, माइनस क्यू, और डिस्टेंस, ये बोलो डिस्टेंस कितनी होती है, स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स द साइड √2d, क्लियर। अब बोलो सी पर बी का इफेक्ट, तो 1/4πε0 क्यू बाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d, डन। तो ये हो गया, तो W3 कितना आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो ये, तो प्लस का हो गया q² 4πε0, ये आ जाएगा √2d, और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का जब हो जाएगा तो -q² 4πε0 और d, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर। ऐसे ही करके अब बचा कौन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बचा कौन, एक पॉजिटिव बचा, तो हम प्लस क्यू को यहां लेके आएंगे। तो जब प्लस क्यू को यहां लेके आओगे तो वर्क डन कितना होगा,
W4 कितना हो, किसको लेके आ रहे हो, प्लस क्यू। अब बोलो डी पर किसका किसका इफेक्ट होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। तो पोटेंशियल एट डी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू सी। डन। तो अब देखिए प्लस क्यू, डी पर ए का इफेक्ट बोलिए, माइनस क्यू 4πε0 और डी, ठीक। डी पर बी का इफेक्ट बोलो, प्लस 1/4πε0 Q/√2 डी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, √2 डी। फिर इस माइनस क्यू का इफेक्ट, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 डी। डन। तो अरेंज करो, -q² 4πε0 डी प्लस q² 4πε0 √2 डी, और फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -q² 4πε0 डी। ठीक है, ये हो गया W4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो इन चारों को जब ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। खूब आराम से आप देख लीजिए, प्रॉपर वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इनको ऐड करोगे तो इजीली आप आंसर गेट कर जाओगे। टोटल वर्क डन कितना होगा बोलो तो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। आप कॉमन लेके इनको सही तरीके से अरेंज करिएगा, आपका असाइनमेंट रहेगा। रिजल्ट आपका जो आएगा वो आएगा Q² बाई 4πε0 4 माइनस √2, 4 माइनस √2। तो आप चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है, आंसर से मैटर नहीं है, आप किस तरीके से उसको अचीव करोगे वो देखिएगा। ठीक है, तो घर में अलग अलग पेयर्स भी चेक कर लीजिएगा आप। मैंने माइनस क्यू यहाँ पे लाया हुआ, आप प्लस क्यू ला के देखिएगा और फिर रिजल्ट मैच करिएगा। देखिए रिजल्ट आपका मैच कर जाएगा, तो आप इन आंसर्स को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता भी है। ठीक है, तो किस तरीके से आप कर रहे हो, पहले वाले जब चार्ज को लाते हो तो वर्क डन 0 होता है, बाद में फिर आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाते हैं पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, जिस चार्ज को लाते हैं वो चार्ज, और पोटेंशियल किसका, जो चार्ज वहां पर पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और रिजल्ट आप इसको चेक कर लिए, चारों ऐड करके देखेंगे घर पे क्या रिजल्ट आता है, मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम प्रेजेंट इन एक्सटर्नल फील्ड। यहां पर क्या होगा, लिख देते हैं पहले हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पिछले वाले में वहां एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इसीलिए पहले वाले चार्ज को जब ला रहे थे तो वर्क डन 0 था। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर पहले से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिएगा ध्यान से इसको, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये कहां रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे। मुझे इनको इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन A पर और B पर लाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, Q1 को आप A पे भी ला सकते हो और B पे भी, कहीं भी ला सकते हो, उससे मैटर नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर हम ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका नेचर हमें नहीं पता है, कैसा फील्ड है, कौन सा चार्ज रखा है, प्लेन सीट है, लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल है, वो नेचर नहीं मालूम होगा मुझे। एक्सटर्नल फील्ड है, बस यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो किसी ना किसी डिस्टेंस का फंक्शन होगा, वो किसी ना किसी चीज का फंक्शन होगा, जो कि आप अगले न्यूमेरिकल में देखोगे, समझ जाओगे इस चीज को। लेकिन उस चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, उस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, यहाँ पर हम सेंटर मान के, ऑरिजिन मान के यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखो जरा, वर्क डन in taking
Q1 2.A। अगर पिछला वाला केस होता तो यहां पर कोई सोर्स चार्ज था ही नहीं, तो हमें वर्क करना ही पड़ता, वर्क डन कितना निकल के आता, 0। यहाँ पर पहले से एक चार्ज प्रेजेंट है, मतलब सोर्स प्रेजेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, W1 चार्ज कौन सा, Q1, और पोटेंशियल किसका, इस वाले सोर्स का। अब इसके बारे में हमें पता तो है नहीं कि उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या पोटेंशियल कितना है, तो हम वहां पर लिख देंगे V, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं R1, तो V फंक्शन ऑफ R1, मतलब V है वो कितनी दूरी पे है, R1 डिस्टेंस पे, तो V मल्टीप्लाइड बाई R1 नहीं है, ये क्या है, V फंक्शन ऑफ R1, मतलब V की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो R पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, V इज द फंक्शन ऑफ R1, और वो कैसा होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उस V की वैल्यू उस तरीके से गिवन होगी, और जब भी ये क्वेश्चन गिवन होंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से ही करेंगे, ठीक है। एक हो गया, अब Q1 यहां आके बैठ गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट, वर्क डन इन टेकिंग Q2 2.B। जब Q2 को तुम B पर लाओगे तो अब Q2 पे दो पोटेंशियल वर्क करेंगे, एक तो यहां पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और दूसरा ये Q1 आके बैठ गया वो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, W2 Q2 इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कौन सा, एक तो V का इफेक्ट, तो यहां से डिस्टेंस में मान लो R2, तो V फंक्शन ऑफ R2, ठीक है, R डिस्टेंस चेंज हुई, फंक्शन चेंज हो गया R2, प्लस अब A का इफेक्ट कहां पे, B पे, तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। तो अब जरा देखो इस चीज को, W2 कितना होगा, Q2 इंटू V R2 VBA, अब ये डिस्टेंस मान लो RAB, तो अब बोलो इसका इफेक्ट कितना होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मुझे पता होता है, 1/4 पाई सन नॉट Q1/RAB हुआ। Q1 का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल लिया, और ये फंक्शन वाला पोटेंशियल, ठीक है। तो W2 कितना आ गया, Q2 इंटू VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RAB, डन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, एग्जैक्टली आंसर कितना आया, Q1 V इंटू R1 प्लस Q2 V इंटू R2, V इंटू R2 नहीं, V फंक्शन ऑफ R2, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब R क्या है, उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो ये हमारा टोटल वर्क डन होगा, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये आप अंतर याद रखिएगा केवल कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो पहले वाले चार्ज को जब लेके आओगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पहले वाले चार्ज को जब लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको करने की कोशिश करते हैं हम आपके साथ, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a system, potential energy of a system consisting of two charges अब वो दो चार्जेस कौन से, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, हिंट कर दिया गया है आपको, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, और कहां प्लेस है, एट -9 सेंटीमीटर, 0, डन, एंड एक होगा +9 सेंटीमीटर, 0, 0,
रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो इसके 3 पार्ट हैं, हम तीनों पार्ट को एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने ले लिया है, एग्जाम्पल शायद 2.5 है, इसका ए पार्ट हमने ले लिया, फिर बी पार्ट तब लिखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, फिर सी पार्ट, ऐसे करके देखें। ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट केस देखते हैं। अगर आप इस तरीके से देखो, ऑरिजिन बना के एक्स एक्सिस पे, तो एक यहां ले लेते हैं -9, 0, और यहां ले लेते हैं +9, 0, 0। ठीक है, 7 माइक्रोकूलम कहां रखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं Q1, 7 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, इसको हम बोल देते हैं Q2। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ऐसा बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इजी है, देखिए W दैट इज U कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, सिंपल है, 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो कितना होना चाहिए, देखिए जरा, 1/4πε0 Q1 कितना, 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁶, 2 माइक्रोकूलम, -2 × 10⁻⁶, और अपॉन डिस्टेंस 9 + 9, 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 7 × 10⁻⁶, माइनस लीजिए बाहर, 2 × 10⁻⁶, अपॉन 18 × 10⁻²। ठीक है, अरेंज कर लीजिए, -9 × 7 × 2/18, पावर अरेंज कर लीजिए, 10⁻9 -6 -6 + 2, तो आपका जो आएगा आंसर 7 × 10⁻⁻1 मीन्स 0. मैं इसका साइन -0.7 जूल। तो पहला आंसर जो था आपका वो आ गया कि दो चार्जेस जो इस तरीके से रखे हैं, 7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, एक -9 सेंटीमीटर पे एक्स एक्सिस पे और एक +9 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपस में निकालना है। वर्क डन विल बी क्या होगा, 0.7 जूल माइनस का। ठीक है, इस केस को आप देखिए, इस केस को आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि दोनों चार्ज आप कहाँ ले लो, इन्फिनिटी पे। समझना इस चीज को, समझा दे रहे हैं, बहुतों को नहीं अभी आया होगा। तो Q1 Q2 अगर मान लो मैं इन्फिनिटी पे मान लो, तो Q1 को उठा के अगर मैं इन्फिनिटी पे यहाँ लाऊं तो वर्क डन कितना होता बताओ जरा, 0 होता। W1 कितना होता, 0 होता। जब Q1 यहाँ आ जाता, फिर मैं Q2 को लाता इस पॉइंट पे, तब फिर कितना वर्क डन होता, Q2 × इसका पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल यहाँ कितना होता, 1/4πε0 Q1 ये डिस्टेंस, ठीक, और × Q2। तो बताओ वही चीज एग्जैक्टली W1 को इग्नोर किया गया और वही चीज डायरेक्ट लिख दी गई। Q1 देखो आप ध्यान से, Q2 × पोटेंशियल किसका, 7 माइक्रोकूलम का यहाँ पे। तो कैसे भी करो आप, अगर आप मान लो Q2 को पहले ले आते तब ये मल्टीप्लाई करते, Q1 Q2 मल्टीप्लाई का रिजल्ट तो एक ही देंगे। तो आप इस चीज को देख लीजिए, डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा सेकंड इसका पार्ट जो है वो क्या है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other, infinitely away from each other। देखो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बाइंडिंग एनर्जी टाइप, जितना उसको जोड़ने में चाहिए उतना ही उसको तोड़ने में चाहिए।
तो इन दोनों को असेंबल करने में एनर्जी कितनी थी, माइनस का 0.7 जूल। तो सेपरेट करने में कितनी होगी, इसी का ठीक उल्टा, प्लस का 0.7 जूल। लेकिन अगर आप ये देखा जाए कि इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्यूशन कैसे देंगे आप इसका, आप इन दोनों चार्जेस को कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो वर्क डन जो होगा मेरा कितना होगा, मान लो U2 माइनस यू हमारा ये U2 कितना है, इन्फिनिटी, और माइनस 0.7, दैट विल गिव यू प्लस 0.7 जूल। तो आप यही समझ लीजिएगा, जितना असेंबल करने में उतना ही उनको ब्रेक करने में। तो बस होगा क्या कि इसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली एनर्जी कितनी थी 0.7 जूल माइनस का, और फाइनली कितनी होनी है, कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे फिर से, तो वहाँ एनर्जी कितनी होगी, जीरो। इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी दैट इज जीरो। तो जीरो माइनस दिस दैट इज 0.7 जूल। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेशन, जब इसका डिस्कशन किया था तब। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दो पार्ट हमारे हो गए। तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पिछले अभी जो डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, सेकंड वाला, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। यही पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, सपोज दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सी पार्ट, suppose that the system of charges is now placed in an external field E is equal to A 1 by R square। E is equal to A 1 by R square। यहां पर A की जो वैल्यू दे रखी है, कुछ दे रखी है, 9 × 10⁵ कूलम मीटर स्क्वायर, कुछ भी कांस्टेंट है। What will be the electrostatic energy of the configuration B? What will be the electrostatic potential energy of the configuration B, of the configuration B। ठीक है। अब क्वेश्चन में चेंज है, देखिए कि अभी ये दोनों चार्जेस हमारे विदाउट एक्सटर्नल फील्ड थे। अब बोल रहे हैं कि इनको हमने कहाँ रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, पहली चीज, वी नो दैट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि उस एक्सटर्नल फील्ड में एनर्जी कितनी होती है, Q1 V फंक्शन ऑफ R1, Q2 V फंक्शन ऑफ R2, फिर उनकी आपस की एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई उनके बीच का सेपरेशन। तो आप मुझे बताइए, ये तो हम सॉल्व करके आ गए, ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया, तो ये तो हमें मिल जाएगा कि कितना आया था, माइनस का 0.7 जूल, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब ये ढूंढना है और ये ढूंढना है। तो Q1 Q2 तो पता है मुझे, लेकिन V पहले वाले के लिए फंक्शन और VR2 दूसरे वाले के लिए फंक्शन हमें नहीं पता है। केवल एक हिंट दे रखी है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके का, मैंने आपको जब डेरिवेशन किया था तभी बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वहां पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, बस वो किसी डिस्टेंस का फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, E इज इक्वल टू A 1/R स्क्वायर। तो अब हमें सोचना है कि हमें VR1 कैसे मिले और VR2 कैसे मिले। VR1 R2 मतलब Q1 के लिए वो पोटेंशियल कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, और Q2 के लिए वो पोटेंशियल कितना होगा। तो आप जरा देखो रफ वर्किंग, देखिए ध्यान से, आप बताइए, वी नो, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था, माइनस का dV/dr पढ़ा था, डन। तो dV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का EdR, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो dV का V हो गया, और E कितना दे रखा है, A 1/R स्क्वायर इंटू dr है। और 1/R स्क्वायर का आपने जब डेरिवेशन उस दिन किया था पोटेंशियल का,
तो 1/r² कितना आया था, माइनस का 1/r, तो ये कितना हो गया प्लस, माइनस प्लस, ठीक। तो इट मींस पोटेंशियल जो मेरा हो गया वो हो गया A/r, ठीक। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, इस फॉर्मूले को लगा के हमने पोटेंशियल को निकाल लिया। अब हमारे जो चार्जेस रखे थे वो किस तरीके से रखे थे, एक था यहाँ पे, ये सेंटर है, और एक यहाँ है, ये था -9 सेंटीमीटर और ये था +9 सेंटीमीटर, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ था 7 माइक्रोकूलम और यहाँ था 2 माइक्रोकूलम माइनस का। पहले ये ऐसे ही रखे हुए थे, अब की बार इसके इन्फ्लुएंस में रखे हैं। और ये हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ रख दिया, A/r² यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे U = Q1 कौन था, 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁶। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल यहाँ कितना होना है, देखो आपने कितना निकाला, A/r, तो A/ डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 9 सेंटीमीटर, प्लस का ही रहेगा, 9 × 10⁻⁻², ठीक। Q2 कितना, दिस वन, तो यहाँ माइनस का है, माइनस हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶। और VR2, अब बोलो इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना, A/, ये डिस्टेंस कितनी होगी, फिर एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻²। और ये तो आप सॉल्व कर ही चुके हो फर्स्ट पार्ट में, दैट इज माइनस का 0.7 जूल, ठीक। अब कुछ भी नहीं रहेगा, इसको सॉल्व करना है। 7 × 10⁻⁶, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁵, नीचे 9 × 10⁻², -2 × 10⁻⁶ × 9 × 10⁵, और 9 × 10⁻² और -0.7, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से, इसको देखो, 9 10⁻⁷, और ये, तो ये हो जाएगा 70, इससे सॉल्व करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, 2, ये हो जाएगा -1 और ये +2, तो ये हो गया 20 और -0.7, तो ये आ जाएगा U = 49.3 जूल। इट मीन्स एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में जब हम इनको लाएंगे तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 49.3 जूल। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो तो हम पोटेंशियल किसके थ्रू निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू निकालेंगे, और उनकी वैल्यूज को यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग अब 2-3 टॉपिक और रह गए, कैपेसिटर वाला पार्ट आएगा तो हम लोग नेक्स्ट रखेंगे। थैंक यू।